हेलो जी। कैसे हैं आप लोग? देखते हैं आज का लेक्चर हम लोग चालू करेंगे फ्रॉम रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट डेंसिटी। विल आल्सो ट्राई टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सम वन और टू इलस्ट्रेशन, जितना टाइम हमको परमिशन दे दे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिर। सो लेट्स स्टार्ट रेजिस्टेंस, रजिस्टर्स इन फैक्ट, है ना। रेजिस्टेंस तो एडजेक्टिव है, रजिस्टर नाउन है। तो ये रजिस्टर बनाना है ना, जो हमें सर्किट में यूज करना होगा। तो दो प्रकार के हम लोग रजिस्टर्स दो तरीके से बना सकते हैं। एक है वायर से, तार से, और एक होता है कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, वायर से और कार्बन रजिस्टर। सो वायर बाउंड मतलब तार से बना लो आप। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है R इज इक्वल टू रो एल बाई। पतला तार ले लो, ज्यादा लंबा तार ले लो, या रेजिस्टिविटी ज्यादा वाला ले लो मटेरियल, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसकी अपनी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम एक लिमिट से ज्यादा लंबा या एक लिमिट से ज्यादा पतला तार यूज नहीं कर पाएंगे। तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो होते हैं, वो इनकी वैल्यू जो होती है वो 100 किलो ओम, मतलब 100 ओम के आसपास रहता है। 100 ओम, 200 ओम मान लो, तो मतलब 10 टू द पावर 2 ओम के रेंज में होता है, या उससे कम में कम का होता है। ठीक है, ये बनाए जाते हैं एलॉयज से। एलॉयज यूज होते हैं इसमें, जैसे निक्रोम यूज हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। निक्रोम, निक्रोम किस किस का एलॉय है? निकेल, क्रोमियम और आयरन। ठीक है, निकेल इज एन अलॉय ऑफ निकेल, क्रोमियम एंड आयरन। ठीक है, अब अगर हमें ज्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंसेस की जरूरत होगी तो हम कार्बन रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, पाउडर से, कार्बन के पाउडर से बनेगा। तो इसका फायदा, सबसे पहला फायदा है कि अगर आपको वैल्यू 100 ओम से बहुत ज्यादा रखना हो। दूसरी चीज, कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट होता है, सस्ता पड़ता है, इट इज इनएक्सपेंसिव, इट इज इनएक्सपेंसिव। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे आपका मोबाइल का चार्जर अगर कोई खराब हो गया हो तो उसको आप देखोगे तो उसमें इस प्रकार का एक रेजिस्टर दिखेगा। इतना बड़ा नहीं होगा वो, जाहिर सी बात है, ऐसा दिखेगा। उस पर कुछ कलर्स बने होंगे, सिरामिक का बना होता है वो, मतलब ऊपर से, और उस पर कुछ कलर की रिंग्स बनी होंगी। ठीक है, अंदर कार्बन रहता है। ठीक है, अंदर कार्बन रहता है इसमें, और इसमें कुछ रिंग्स बनी होंगी ऐसे, 1 2 3 और एक यहाँ पे ऐसे 4 रिंग्स बनी होंगी। ठीक है, इस रिंग, ये अलग अलग कलर्स की रिंग्स होती हैं। इसके कलर के कोडिंग के मतलब हेल्प से हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये रेजिस्टर जो है इसका कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ इट इज बीइंग कलर कोडेड। इसको कलर कोड कैसे किया जाता है। सो लेट्स गेट इनटू, मतलब एक टेबल देखते हैं हम लोग। जैसे ये कलर हो गया मान लो। ठीक है, कलर को याद करने का एक तरीका, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अ वेरी गुड वाइफ। तो इसके बाद गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। सो बी इज फॉर ब्लैक, this is for brown, this is for red, orange, yellow, green, blue, violet, ठीक, gray, white, gold, silver एंड नो कलर। याद कर लेंगे हम इसको।
बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, अब इसका जो नंबर है वो चालू होगा, ये पहला जो दैट इज फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, पहला कॉलम इज फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। सो जीरो से चालू करेंगे हम। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, फिर येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, फिर ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9, और इनके लिए कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं। गोल्ड, सिल्वर और नो कलर को सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लायर यानी कि 10 की पावर, मल्टीप्लायर तो इसको 10 की पावर 0, फिर ब्राउन के लिए 10 की पावर 1, रेड के लिए 10 की पावर 2, ऐसे ही ऑरेंज के लिए 10 की पावर 3, फिर येलो के लिए 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, फिर ये ब्लू के लिए 10 की पावर 6, वॉयलेट के लिए 10 की पावर 7, ग्रे इज फॉर 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9, गोल्ड के लिए 10 टू द -1, सिल्वर के लिए 10 टू द -2, और मल्टीप्लायर्स में मिसिंग नहीं होगा कोई कलर। ठीक है, और फिर अगला है टॉलरेंस के लिए, कि मतलब कितना वैल्यू रजिस्टर का चेंज हो सकता है, मतलब कितना बढ़ सकता है और कितना घट सकता है। तो ये कोई भी कलर हम उसमें यूज नहीं करते हैं। ठीक है, टॉलरेंस में गोल्ड कलर होगा या तो सिल्वर होगा या तो पूरी तरीके से एब्सेंट होगा। तो गोल्ड क्या होगा, उसके लिए ±5%। ठीक है, अगर गोल्ड है तो जो भी आपका रजिस्टर है वो 5% ज्यादा या कम का टॉलरेंस रख सकता है। सिल्वर ±10%, एंड नो कलर होगा तो ±20%। डेंजरस है ये। ठीक है, अभी कैसा है, जैसे यहाँ पर थोड़ा जगह को हम बचा लेते हैं, जगह को ये समझ में आ गया नहीं था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये एक ये है रजिस्टर। ओके, अब इसमें जो पहले 2 रिंग्स होती हैं, these 2 first rings are for significant figures. First 2 rings is for significant figures. The third ring is for multiplier. ये तीसरा वाला is for multiplier. And the fourth ring, ये तीसरा वाला भी पास में रहेगा, and the fourth ring जो थोड़ा सा दूर होगा that is for tolerance. Okay, first second is for significant figure, this third one is for multiplier, and this fourth one is for tolerance. Right? So let's देखते हैं हम लोग कि अगर हमें मान लो ऐसा कलर कोडिंग दे रखा है, ऐसे हमारे पास कोई रजिस्टर है और जिसकी कलर हमें दिया हुआ है, ऐसे पहला वाला मान लो दे रहा है ब्लू कलर का, दूसरा दे दिया हमें ब्लैक, या एक काम करते हैं ब्राउन ले लेते हैं, ये तीसरा वाला जो है वो हम ले लेते हैं वॉयलेट। ठीक है, और ये ले लेते हैं हम गोल्ड। ओके, ऐसा कलर दिया हुआ। अब पूछा कि भैया इसका रेजिस्टेंस निकाल के बताइए। बहुत आसान है, ये दोनों हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए ले लेंगे, ये वॉयलेट और वॉयलेट हम लेंगे मल्टीप्लायर के लिए और गोल्ड हम लेंगे टॉलरेंस के लिए। तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ब्लू और ब्राउन एज इट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स उठा लो। तो ब्लू के लिए सिग्निफिकेंट फिगर है 6 और ब्राउन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर है 1, तो एज इट इज नॉर्मली उठा लिया हमने। फिर इनटू वॉयलेट मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर वॉयलेट में से मल्टीप्लायर उठाओ तो 10 टू द पावर 7। फिर गोल्ड फोर्थ जो है वो टॉलरेंस के लिए, तो टॉलरेंस में से गोल्ड, तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना ±5%। इतना करके इधर लिख दो ओम। ये हो गया इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसका उल्टा भी दे सकते हैं, हमको बोल सकते हैं कि भाई ये वैल्यू है, इसकी कलर कोडिंग निकाल के देखो, तो उस पर आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसलिए एक सवाल बन सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी। So the next topic is current density. ठीक है, current density. ठीक, now what is this current density? So current density
it is a vector quantity, it is a vector quantity, and it is defined as current per unit area, and its magnitude is defined as current per unit area. And it is always directed perpendicular to the cross sectional area, and it is always directed perpendicular to the cross sectional area. जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंडक्टर. See, this is a conductor, okay, and say some positive charge flows in this direction or negative charge flows in this direction. So direction of current is obviously in this direction, in the direction of positive charge or opposite to the direction of negative charge. See, this is the cross sectional area A, okay. So the area vector is always perpendicular to the given area. एरिया वेक्टर किस तरफ होता है? परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया. दिस इज द एरिया वेक्टर. सो से दिस इज एन वेक्टर. एन वेक्टर इज नॉर्मल वेक्टर. नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, राइट? सो दिस करंट डेंसिटी J, it is denoted by J. It can be defined as the amount of current per unit area provided this area is very small. ओके ऐसा, ठीक है. बस इसका डायरेक्शन जो होगा इट इज टुवर्ड्स एन यूनिट वेक्टर, या इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हो di/dA इंटू एन यूनिट वेक्टर. ठीक है, मतलब कि J आप यहां से लिख सकते हो di/dA इंटू एन यूनिट वेक्टर, राइट? ये वाली बात समझ में आया? अगर ये करंट कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म, फॉर यूनिफॉर्म करंट, आप सिंपली J को लिख सकते हो I/A इंटू एन यूनिट वेक्टर. आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो. ध्यान रखने वाली बात यह है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है. और उसका डायरेक्शन देखो किससे मिल रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर. इसमें एक और बात समझने वाली है आपको कि अगर मान लो एरिया वेक्टर मतलब ऐसा है, मान लो ये जैसा होता है ना शादियों में सलाद आजकल ऐसे कटता है तो मान लो करंट तो इसी तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन इस वक्त जो एन वेक्टर है वो इधर है, तो आपको ना इसका कंपोनेंट इस तरफ लेना पड़ेगा. तो देखो जिस तरफ एन वेक्टर होता है उसी तरफ एरिया वेक्टर होता है. ये बात पता है कि नहीं पता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होता है? गिवन एरिया के परपेंडिकुलर, नॉर्मल, मतलब इस नॉर्मल के डायरेक्शन में. तो हमें ना अगर मान लो ये वाला एंगल थीटा है तो इस एरिया वेक्टर का इधर कंपोनेंट लेना पड़ेगा dA cos थीटा. ओके, तो इस कंडीशन में जो आपका J का मैग्नीट्यूड होगा, J होगा, उसको आप नॉर्मली लिख सकते हो क्या लिख सकते हो? I/dA cos थीटा, ऐसा. और अगर यहाँ वेक्टर लगा रहे हो तो यहाँ पर ये n यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा. बात समझ आया? इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया सर? इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. सो SI यूनिट कितना हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L-2A. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? L-2, भाई लेंथ के लिए -2 और एम्पियर. ठीक है ना, बाकी मास नहीं है, टाइम नहीं, तो वो 0. इतना समझ में आया हमको करंट डेंसिटी को लेकर के? ठीक है, हम थोड़ा और आगे देखते हैं, कुछ रिलेशंस और निकालते हैं छोटा छोटा. Now let's take
ठीक है, देखो हमने इसको आगे और बढ़ा सकते हैं, इधर से करंट का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। जैसे आई है तो उसको हम लिख सकते हैं जे इंटू डी ए कॉस थीटा, है ना, ऐसा है ना। जैसे वेक्टर हटाओ यार, ये कंपोनेंट ले चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, इसे मैग्नीट्यूड में ऐसा लिखो। सो अगर हम ऐसा लिख देते हैं इसको, तो इसका क्या मतलब है, ये जे और डी ए का डॉट प्रोडक्ट है। सो दिस आई कैन बी रिटन एज जे डॉट डी ए, ठीक है। और इसको आप इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि यहां पर ये डी आई है, डी आई, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। ये डी आई की वैल्यू इतनी थी तो ये आ जाएगा इधर से। सो आई कैन बी रिटन एज जे डॉट डी ए, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन। ओके, वन मोर थिंग, फॉर यूनिफॉर्म करंट, यूनिफॉर्म करंट के लिए हम आगे देखें, मतलब इस वाले के लिए, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं J is equals to I by A times N. Okay, now let's find out the relationship between drift speed and current density. So this is the relationship between drift speed and current electricity for uniform current. Okay, now you know that I is equals to V now. Okay, बस आपको एक चीज का ख्याल यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये N और ये N में कंफ्यूज नहीं होना है। ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इस n का मतलब है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर रख देते हैं हम लोग, तो यहां पर हो जाएगा j वेक्टर इज इक्वल्स टू v ना ओवर a इंटू n यूनिट वेक्टर, राइट, ठीक है। ये a से कैंसिल हो गया, सो j, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम, ये n और e हमने यहां लिख लिया, और ये vd और n यूनिट वेक्टर मिलके एक वेक्टर बन जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। तो आप इसको लिख सकते हो ne इंटू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है भाई। ये वेलोसिटी और ये सब डायरेक्शन है भाई, चार्ज का डायरेक्शन और n का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो ये किसका डायरेक्शन होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया अभी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और ये n इंटू ई, देखो ना n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, और उसको आपने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल चार्ज की डेंसिटी हो गया ना। तो आप इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखते हैं, इसको हम आगे लिख सकते हैं दिस, तो हम इसको आगे लिख सकते हैं J इज इक्वल्स टू रो चार्ज इंटू वीडी, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां पर रो चार्ज का मतलब क्या है सर, इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज या फ्री चार्ज डेंसिटी। देखो समझ आ जाएगा आपको, बहुत आसान है। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए प्रति यूनिट वॉल्यूम, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है E, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी कि क्या मिल गया, फ्री चार्ज डेंसिटी। सो J कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज रो चार्ज इनटू Vd वेक्टर, ठीक है। मतलब यहां से देख सकते हो, यहां से आप देख सकते हो कि जो J है करंट डेंसिटी इज पैरेलल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। चलो एक और डेरिवेशन हम खोज लें छोटा सा, ये सब यूनिफॉर्म के लिए ना, यूनिफॉर्म करंट के लिए, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी J एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आएगा हमारे पास, J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ये हमारे पास रिलेशनशिप आएगा, J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। कैसे आएगा देख लेते हैं, इसको हम लोग ओम्स लॉ भी बोलते हैं, मतलब इट इज डिफरेंट, अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे।
इट इज ऑल्सो ओम्स लॉ, ओके। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, क्योंकि ओम्स लॉ से ही निकलेगा अभी। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज कंडक्टिविटी। यहाँ पर सिग्मा क्या है? सिग्मा इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा क्या हुआ? कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो निकालते हैं। नाउ व्हाट वी नो, सो वी नो दैट, क्या क्या जानते हैं? पहला V इक्वल्स आई आर, दूसरा E is equals to V by L, that is length of conductor, या L is length of conductor, and तीसरा R is equals to rho times L by cross sectional area, okay। now इस वाले फॉर्मूले में V की जगह ये पुट कर दो और इस वाले फॉर्मूला में R की जगह ये पुट कर दो, ठीक है। देखें क्या आता है। now since E equals to V by L implies E will be equal to, V की जगह हम कितना रख दें? IR, so I R over L। अब R की जगह कितना रख दें? रो L by A। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? ये I रो L by A और L, तो ये L से कैंसिल हो गया और ये I by A क्या हो गया? करंट डेंसिटी। तो हमको यहां से क्या मिल जाएगा? हमको यहां से मिल जाएगा J बराबर, देखते हैं क्या मिलेगा हमको भैया। सो विल गेट दिस E equals to I by A is J into rho, so E is equals to J into rho। now rho को हम नीचे भेज देते हैं, तो J will be equal to E अपॉन रो की जगह 1 अपॉन रो की जगह सिग्मा लिख दो, है ना। 1 अपॉन रो की जगह सिग्मा लिख देंगे। अब उसको वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, तो यहां से आपको पता पड़ जाएगा कि J वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दिस इज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, डेरिवेशन के तौर पे। नाउ लेट्स डू 1 or 2 illustration over this। देखते हैं। तो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन है, a steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section। a steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section। स्टेडी करंट है, क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है ऐसे? स्टेडी करंट, स्टेडी करंट कहां से फ्लो हो रहा है? एक ऐसा कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है ना। यहां पर एरिया कुछ और है, यहां पर एरिया कुछ और है, सो एरिया कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, ऐसा हमें दिया हुआ है। A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. State which of the quantities current, current density, electric field and drift velocity remain constant। तो क्या क्या इसमें से constant होगा? So which of the following is constant? Which of the following is constant? तो क्या क्या दे रखा हमको? पहला करंट, मतलब दूसरा करंट डेंसिटी, तीसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड इनफैक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बस इतना ही। तो इन चारों में से कौन सी चीज कांस्टेंट होगी? तो साफ तौर पे दिख रहा है भैया स्टेडी करंट है, तो करंट तो ये कांस्टेंट हो ही गया ना। इफ करंट इज स्टेडी देन करंट इज कांस्टेंट,
अब इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ जे, वीडी और ई में देख लेते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन जे एंड आई, वीडी एंड आई एंड ई एंड आई। ऐसे रिलेशन हम देख लेते हैं तो हमको काम पता पड़ जाएगा। सो नाउ पहला देखते हैं। हमें पता है सिंस जे इज इक्वल्स टू आई बाय ए, j is equals to I by a. Now if I is constant, so I can write j inversely proportional to a, isn't it? j inversely proportional to a लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम एक और रिलेशनशिप देखते हैं, vd के लिए लिख लेते हैं। तो अभी हमने देखा था कि j कितना आया था, ne इंटू vd, वेक्टर की फॉर्म में ऐसा आया था, है ना, ये आया था, बिना वेक्टर के लिख रहे हैं। तो यहां से हमें vd की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ध्यान से, vd की वैल्यू यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी, j अपॉन एन ई, और j को लिख दो आप i अपॉन ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास i अपॉन a इंटू एन इंटू ई। अब देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कोई कंडीशन नहीं दिया है कि मटेरियल चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो ये n कांस्टेंट होगा, e बेचारा वैसे ही कांस्टेंट है, i हमें कांस्टेंट दिया हुआ है। सो इधर से हम निकाल सकते हैं कि Vd जो होगा इट इज ऑल्सो इनवर्सली, देखो ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो Vd इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A हो गया यहां पर भी। ठीक, और फिर तीसरा रिलेशन निकाल लेते हैं, हमें गिवन है नाउ सिंस वी नो दैट J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, J इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू E। इसका मतलब J की जगह हम लिख देते हैं I बाय A और सिग्मा को नीचे भेज देते हैं, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी I बाय सिग्मा इनटू A। नाउ देखो I इज गिवन कांस्टेंट, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, इफ टेम्परेचर इज नॉट बीइंग चेंज्ड इट विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, मटेरियल बदल नहीं रहा है, ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो हमने तीन रिलेशंस निकाल लिए। यहां से हमें क्या पता, देखो तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेडी करंट किसी ऐसे कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, तो जब करंट स्टेडी है तो करंट तो कांस्टेंट होगा, लेकिन हम देख रहे हैं जे, वीडी और ई, ये तीनों के तीनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहे हैं और वो भी इनवर्सली। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों चेंज होंगे इन इनवर्स रेशियो। तो हम लिख सकते हैं नाउ I will remain constant, ठीक है, whereas J, VD and E will change with A in inverse ratio, ठीक है, मतलब they will not remain constant, they will change and they will change in inverse ratio, right? Next illustration, second, let's take one more. एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम लोग। अ पोटेंशियल डिफरेंस V is applied to a copper wire. A potential difference V is applied to a copper wire. सेकेंड वाला है, एक कॉपर वायर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया है, उसका डायमीटर D है एंड लेंथ इज कैपिटल L। तो इसका मतलब हमें दिया हुआ एक कॉपर वायर जिसका ये ओवरऑल डायमीटर हमें स्मॉल d दिया हुआ है, ये लेंथ हमें दिया हुआ है L, और इधर जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया होगा ये वाला, ये हमें दे रखा V। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस V is applied to a copper wire of diameter D and length L. What is the effect on electron drift speed of doubling V, L and D keeping others constant? मतलब अगर इसको मैं डबल कर दूं
इन दोनों को कांस्टेंट रखते हुए, या इसको डबल कर दूं इन दोनों को कांस्टेंट रखते हुए, या इसको डबल कर दूं इन दोनों को कांस्टेंट रखते हुए, तो इसकी वजह से ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द रिलेशनशिप। समझ में आया? सो उन्होंने पूछा कि क्वेश्चन कैसे पूछा, हाउ VD will change if V, D और L, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, और L is doubled keeping others constant। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, तो हमें मतलब ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते हैं कि VD का फॉर्मूला क्या है। नाउ आपको पता है, सिंस VD इज नोन एज इज इक्वल टू E by m into tau। ठीक है, VD इज E by m into tau। नाउ यू ऑल्सो नो दैट E, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात नहीं हुआ ना, पोटेंशियल डिफरेंस का बात हुआ, तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब E और V का रिलेशनशिप हमको पता है, तो लिख दो भैया E by m, देखो E by m into tau, तो ये रहा E by m into tau। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख देते हैं अपन V by L। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय L। नहीं पता है तो याद करना पड़ेगा हमको, याद कर लिया हमने, अभी याद कर लेते हैं। E का फॉर्मूला क्या हो गया, V by L, सो VD इज इक्वल्स टू, ये आ गया ना। अब देखो यहां से पहला कि V के डबल, बाकी सबको कांस्टेंट रखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के डबल करते समय क्या होगा, पहला हमें दिख रहा है कि VD जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। दूसरे में हमें मतलब स्मॉल d के लिए अगर हम देखें स्मॉल d, तो स्मॉल d जैसी कोई बात आ ही नहीं रही है, तो ड्रिफ्ट स्पीड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्मॉल d, तो स्मॉल d के पावर 0 है ये, है ना। और तीसरा हम देखते हैं कि ये L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। सीधी सी बात है, यहां से हमें समझ में आएगा कि इफ V is doubled, drift speed is also doubled, drift speed is also doubled, right। अब D is doubled, अगर आप डायमीटर को डबल कर देते हो, ड्रिफ्ट स्पीड विल नॉट चेंज, नॉट चेंज। क्यों भैया, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता है, सो इट विल नॉट चेंज। एंड अगर यहां पर L इज डबल्ड, अगर आप लेंथ को डबल करते हो तो ड्रिफ्ट स्पीड विल बी हाफ। ठीक है, विल बी हाफ, ड्रिफ्ट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये यहां पर आधा हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भगवान आप लोग का भला करे।